नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज हम डेव रैमसे की बेस्ट सेलर किताब टोटल मनी मेकओवर पर नजर डालेंगे। इस किताब में डेव रैमसे के मशहूर 7 बेबी स्टेप्स की चर्चा है, जिन पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। हम 7 बेबी स्टेप्स और कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो आपको हर स्टेप के दौरान ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बेबी स्टेप शायद सबसे मुश्किल है, जल्द से जल्द $1000 नकद बचाना आपातकालीन फंड के लिए। मैं इसे सबसे कठिन क्यों कहता हूं, जबकि दूसरा स्टेप ज्यादा लंबा होगा, क्योंकि इस स्टेप में आप अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करते हैं। आप अपने वित्त पर नियंत्रण लेने का निर्णय लेते हैं, और यह अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आपको उस मोड़ पर पहुंचना है जहां आप भावनात्मक रूप से थक चुके हों। आप कर्ज से तंग आ चुके हैं, पगार दर पगार जीने से ऊब गए हैं, कंगाली से परेशान हैं, और अब सच में अपनी आर्थिक जिंदगी में पक्का बदलाव लाने को तैयार हैं। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि मैंने शुरुआती आपातकालीन कोष कहा, क्योंकि यह $1000 उन बड़ी मुसीबतों से निपटने के लिए काफी नहीं होंगे जो जिंदगी आप पर डाल सकती है। मसलन, अगर आप नौकरी से निकाले जाते हैं तो यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा, पर छोटी मोटी आपात स्थितियों में काम आएगा। दरअसल यह आपके और मर्फी के बीच एक दीवार खड़ी कर देगा। आप मर्फी को जानते हैं, वह नकारात्मक नियमों वाला शख्स जो कहता है कि अगर कुछ गलत हो सकता है तो वो होगा, बहुत ही नकारात्मक इंसान। पर हम में से कई लोगों ने उसे अपने घर के आसपास इतना देखा है कि लगता है जैसे वो हमारा चचेरा भाई हो। हम अब ऐसा नहीं चाहते, और यह आपातकालीन कोष मुसीबतों से बचाएगा। कुछ लोगों को यह उम्मीद देगा, क्योंकि पैसा उनके लिए दुश्मन बन गया है। पर जब आप इस कोष के लिए बचत शुरू करते हैं तो एक मजेदार बात होती है। आप पहली बार महसूस करते हैं कि आपने अपने पैसे को काबू में कर लिया है। आप इसके नियंत्रण में हैं, न कि यह आपके नियंत्रण में। इसे समझाना मुश्किल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। अगले महीने बस $1000 नकद जमा करने पर ध्यान दें, जितनी जल्दी हो सके। पार्ट टाइम जॉब लें या इतना सामान बेचें कि बच्चे सोचें कि वे अगले हैं, या ओवर टाइम करें। जो भी करना पड़े, $8000 जल्द से जल्द जमा करें। फिर इसे ऐसी जगह रखें जहां से आप आसानी से खर्च न कर सकें। मुझे लगता है कि किसी के ऐसा करने का सबसे अच्छा उदाहरण एक महिला का है, जिसने एक फ्रेम खरीदा और उसमें $10 के नोट रखे। फिर उसे अपने कोट के पीछे लटकाया और एक नोट लिखा, आपात स्थिति में कांच तोड़ें। और मैं आपको बता दूं, आज तक वह कांच नहीं टूटा है। इस पहले कदम पर आखिरी बात, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप $1000 नकद चाहते हैं, और मेरा मतलब है कि यह नकद और तरल होना चाहिए। यह वह पैसा नहीं है जो आपको पैसा कमाएगा, वह बाद में आएगा। यह वह पैसा है जो आपके पैसा कमाने वाले पैसे की रक्षा करता है। इसे सीडी या म्यूचुअल फंड में निवेश करने की जरूरत नहीं, आप इसे नकद में चाहते हैं, और फिर से किसी ऐसी जगह जहां खर्च करना मुश्किल हो। यह कहते हुए आइए ध्यान दें बेबी स्टेप 2 पर, जो है आर्न स्नोबॉल। यह शायद वह अवधारणा है जिसके लिए डेव सबसे प्रसिद्ध हैं। फार्न स्नोबॉल वह है जहां आप घर को छोड़कर सभी कर्ज लेते हैं और उन्हें छोटे से बड़े शेष के क्रम में लिखते हैं। फिर सबसे छोटे को छोड़कर बाकी सभी कर्जों पर न्यूनतम भुगतान करते हैं। आप उस छोटे कर्ज पर जोर से हमला करते हैं और उसी तीव्रता से चुकाते हैं जिससे आपने $1000 की आपातकालीन निधि जुटाई थी। इस चरण में आपके कुछ सवाल हो सकते हैं, जैसे क्या कर्ज चुकाते समय 401k में योगदान बंद कर दें? और जवाब थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। हाँ, यह उल्टा लग सकता है, क्योंकि अगर कंपनी 401k में योगदान देती है तो आप मुफ्त पैसा छोड़ रहे हैं, और यह सच है। हालांकि डेव का मानना है, और मेरे अनुभव से मैं भी सहमत हूं, कि फोकस और त्वरित जीत की शक्ति लंबे समय में आपके वित्त के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ 401k योगदानों पर मैच पाने से बेहतर है स्वास्थ्य। अगर सब कुछ बराबर हो तो कर्ज चुकाते हुए योगदान जारी रखने से आप आगे रहेंगे, पर यह वो वास्तविकता नहीं है जिसमें हम रहते हैं। कर्ज चुकाना मुश्किल है, इसलिए छोटे कर्ज चुकाने की प्रगति देखकर हमें भावनात्मक ऊर्जा मिलती है। यह हमें आशा और लड़ने की इच्छा देता है कर्ज से बाहर निकलने के लिए। इसीलिए हम सबसे छोटी राशि वाला कर्ज पहले चुकाते हैं, न कि सबसे ज्यादा ब्याज वाला। तो गणितीय रूप से उच्च ब्याज दर चुकाना सबसे अच्छा है जब आप सिर्फ गणित देखते हैं और मानवीय पहलू को नजरअंदाज करते हैं।
इंसान वल्कन नहीं है। भावनाएं हमारे फैसलों में बड़ी भूमिका निभाती हैं और हम कर्ज चुकाने में ज्यादा सफल होते हैं अगर हमें शुरुआत में ही प्रगति दिखे। जैसे हम व्यायाम जारी रखने की ज्यादा संभावना रखते हैं अगर हम पहले कुछ हफ्तों में ही वजन कम होते देखें। बेबी स्टेप 2 पर आखिरी बात, क्या होगा अगर मर्फी वापस आकर आपके आपातकालीन फंड को खाली कर दे, जैसा कि वह अक्सर करता है। ऐसा होने पर कर्ज चुकाना रोकें और जल्द से जल्द आपातकालीन फंड को $8,000 तक वापस लाएं। इसका कारण है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो मर्फी फिर आ सकता है, और चूंकि आपके पास अब कोई आपातकालीन फंड नहीं है तो आपको संकट से निपटने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और बस कल्पना कीजिए कि जब आप कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ प्रगति कर रहे हैं, लेकिन फिर अचानक आप पीछे की ओर जा रहे हैं, तो इसका आप पर क्या भावनात्मक और मानसिक प्रभाव पड़ता है। आप पीछे की ओर जा रहे हैं। आप महसूस करते हैं कि इस आपात स्थिति के कारण आप पहले से भी ज्यादा कर्ज में डूब गए और यह सब समय की बर्बादी थी। ये आपकी बनाई हुई गति को खत्म कर देता है और आपको वापस शुरुआत में ला देता है, शायद उससे भी पीछे। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। अगर आपके आपातकालीन फंड को कुछ हो तो उसे फिर से भरें और फिर पूरी ताकत से कर्ज पर हमला करें। बेबी स्टेप 3 वह है जहां आप मुसीबतों को हमेशा के लिए दूर करते हैं, क्योंकि यहां आप एक पूर्ण आपातकालीन फंड बनाने जा रहे हैं। नियम यह है कि आपके पास हमेशा 3-6 महीने के खर्चे के बराबर आपातकालीन फंड होना चाहिए। पर एक सवाल जिसका जवाब मैंने कभी नहीं सुना वो है कि आप कैसे तय करें कि आपको किस स्तर पर होना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि 3 या 6 महीने का खर्च बचाना चाहिए। मेरे हिसाब से आपातकालीन कोष का मकसद जोखिम से बचाव है। जितना ज्यादा जोखिम उतना ही 6 महीने के करीब होना चाहिए। अगर कमीशन पर या स्वरोजगार है तो 6 महीने का खर्च रखें, क्योंकि नौकरी जाने पर आय में 100% कटौती होगी। ये तब भी लागू होगा जब परिवार में पुरानी बीमारियां हों, क्योंकि फिर जोखिम ज्यादा है, बेहतर सुरक्षा चाहिए। पर अगर नौकरी स्थिर है और सब स्वस्थ हैं तो 3 महीने भी चलेगा। और हर बेबी स्टेप की तरह इसे भी पूरे ध्यान से करें। कुछ नहीं होता, आपने 401k में एक पैसा भी नहीं लगाया, बस आपातकालीन फंड जुटा रहे हैं। यह हमें बेबी स्टेप 4 तक ले जाता है, जहां आप रिटायरमेंट के लिए निवेश शुरू कर सकते हैं। लगता है काफी वक्त लगा, घर छोड़ कर्ज चुकाया, इमरजेंसी फंड बनाया, अब बचत और निवेश कर सकते हैं। ध्यान दें, बेबी स्टेप 1, 2 और 3 अलग अलग किए जाते हैं और एक समय में, जैसा मैंने कहा, बेबी स्टेप 4, 5 और 6 वास्तव में एक साथ किए जाएंगे। आगे बढ़ते हुए इसे ध्यान में रखें। बेबी स्टेप 4 कोई नई बात नहीं कहता, यह वही है जो हर वित्तीय सलाहकार कहता है। इसमें कुछ गलत नहीं है, यह अच्छी सलाह है। और बेबी स्टेप कहता है रिटायरमेंट के लिए आय का 1500% निवेश करें। लेकिन चूंकि यह वो है जो हम में से ज्यादातर, जैसा कि आपने पहले सुना है, मैं एक पल लेकर पीछे मुड़कर देखना चाहता हूं कि गणितीय रूप से निवेश में देरी करने से लंबे समय में कितना अंतर पड़ता है। हम जॉन और जेनी का उदाहरण लेंगे, जो दोनों सालाना $48,000 कमाते हैं। जॉन 25 से 65 की उम्र तक सेवानिवृत्ति के लिए निवेश करेगा और हमारे बताए गए कदमों का पालन नहीं करेगा, वह बस लगातार निवेश करता रहेगा। जेनी इन कदमों का पालन करेगी, इसीलिए वह 25 की उम्र में तुरंत निवेश नहीं करेगी, क्योंकि वह आपातकालीन फंड बनाने और कर्ज चुकाने में समय लगाएगी। सरल रखने के लिए मान लें कि जेनी पर सिर्फ $5,000 का क्रेडिट कार्ड कर्ज है, जिस पर 18% ब्याज है और $8,000 का कार लोन बाकी है। उसका कार का भुगतान $500 प्रति माह है। ध्यान दें, जॉन के पास भी वही कर्ज है, लेकिन वह उन्हें जल्दी चुकाने की बजाय सिर्फ न्यूनतम भुगतान करता रहेगा। मैं मान रहा हूं कि दोनों का रहन सहन खर्च करीब $2,000 महीना है, बिना कार या क्रेडिट कार्ड की किस्तों के। तो इन दो रणनीतियों से कितना फर्क पड़ेगा? जेनी साल में $48,000 यानी महीने के $4,000 कमाती है। मान लें वो कुछ बेचकर पहले महीने में $1,000 की आपात निधि जुटा लेती है। वो पहला कदम पूरा कर चुकी है और अब अपने कर्ज पर ध्यान दे सकती है। वो महीने के 4,000 कमाती और 2,000 खर्च करती है। 500 की कार की किस्त और न्यूनतम भुगतान जोड़े। मैं जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। उसके क्रेडिट कार्ड कर्ज पर भुगतान, जो मूलधन का
3% या $150 प्रति माह है। इसका मतलब है कि उसका कुल जीवन खर्च $2,650 प्रति माह है। इससे उसे कर्ज चुकाने के लिए $8,350 प्रति माह बचते हैं। चूंकि क्रेडिट कार्ड कर्ज का बैलेंस सबसे कम है, वह पहले इसे चुकाएगी। गणना करने पर उसे क्रेडिट कार्ड चुकाने में लगभग 4 महीने लगेंगे। अब उसे सिर्फ कार का भुगतान करना है, यानी मासिक खर्च $2,500 है। तो उसके पास कार लोन चुकाने के लिए $500 अतिरिक्त हैं। कैलकुलेटर में डालने पर पता चलता है कि वह 6 महीने में कर्ज मुक्त होगी। अब उसे आपातकालीन फंड बनाना शुरू करना है। मान लें कि वह 6 महीने का फंड बनाना चाहती है, जो $12,000 होगा। कर्ज मुक्त होने के बाद खर्चों के बाद उसके पास $2,000 बचते हैं, और वह $1,000 न भूलें जो उसने पहले चरण में बचाए थे। इसका मतलब है कि 5.5 महीनों में उसके पास पूरी तरह फंडेड 6 महीने का इमरजेंसी फंड होगा। तो लगभग 1.5 साल बाद वह कर्ज मुक्त होगी, पूरा इमरजेंसी फंड होगा और हर महीने $2,000 निवेश कर सकेगी। 28 साल निवेश करके हर महीने $2,000 डालकर और 8% रिटर्न पर उसकी कुल संपत्ति $5,439,665 हो जाएगी। अब जॉन की बात करते हैं। जॉन ने 25 की उम्र में निवेश शुरू किया, पर कर्ज न चुकाने के कारण वह सिर्फ $1,350 महीना निवेश कर पाता है। अगर वह 40 साल तक ऐसा करता है 8% रिटर्न पर, तो उसकी संपत्ति $4,368,777.98 होगी। यह लगभग $1.4 मिलियन का फर्क है। और मुझे नहीं पता आपको क्या लगता है, पर मेरे हिसाब से यह बहुत बड़ी रकम है। अगला कदम है कॉलेज के लिए बचत करना। डेव कॉलेज के लिए ESA या 529 प्लान का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। मैं इनके बारे में अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इस सारांश में ESA योजनाएं सबसे अच्छी हैं, क्योंकि जब तक आपकी आय $220,000 प्रति वर्ष से कम है, आप बच्चे के जन्म से 18 वर्ष तक हर साल $2,000 निवेश कर सकते हैं, जो आपको ट्यूशन का एक अच्छा हिस्सा खरीदने में मदद करेगा, खासकर जब आप इसे किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर मुक्त बढ़ा सकते हैं। 529 योजनाएं दूसरा विकल्प है, अगर आपको ज्यादा बचत चाहिए या ESA के लिए आपकी आय बहुत ज्यादा है। ध्यान रहे, इस योजना में विकल्प सीमित हो सकते हैं, पर यह एक अलग विषय है। बेबी स्टेप 6 है घर जल्दी चुकाना, जो स्पष्ट है, पर इसके बारे में एक मिथक है जिस पर मैं बात करना चाहता हूं। मिथक यह है कि कर कटौती के लिए घर का कर्ज रखना बुद्धिमानी है, लेकिन गणित करने पर पता चलता है कि यह कितना बेतुका है। उदाहरण के लिए, अगर आपका मासिक कर्ज $900 है और उसमें से 830 ब्याज में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आप साल भर में लगभग 10,000 ब्याज चुकाएंगे, जो एक अच्छी कर कटौती बनाता है। अगर आप 30% कर श्रेणी में हैं, तो इसका मतलब है कि आपने $10,000 का 30% यानी $3,000 कर में बचाया, लेकिन आप ब्याज में कितना चुका रहे थे? हाँ, सही है, $10,000। तो यहां तर्क यह है कि $3,000 कर बचाने के लिए हमें $10,000 ब्याज में खर्च करना पड़ेगा। क्या यह सिर्फ मुझे लगता है या यह बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं है? क्या आप $3,000 बचाने के लिए $10,000 खर्च करेंगे? मैं भी नहीं करूंगा। बेबी स्टेप 7 है जमकर धन बनाना। आपने देखा कि जेन ने इस वीडियो में पहले कितना पैसा कमाया। यह वह चरण है जहां आप ऐसी बेतहाशा संपत्ति का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि आप कर्ज से निकलने, आपातकालीन कोष बनाने और निवेश करने के लिए इतने समय से छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं और बलिदान कर रहे हैं, ताकि आप दूसरों से अलग तरह से जी सकें और दान कर सकें। क्योंकि अंत में पैसा सिर्फ एक साधन है और इससे आप मुख्यतः 3 चीजें कर सकते हैं। आप इससे मजे कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं और दान कर सकते हैं। और आपको ये सभी करने चाहिए। आपको अपने पैसे से मजे करने चाहिए, जो भी आपके लिए मायने रखता हो, क्योंकि आपने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत और त्याग किया है। यह आपका इनाम है, इसलिए अपने पैसे का आनंद लें। आप निवेश जारी रखना चाहेंगे क्योंकि यह आपके पैसे को बढ़ाता रहेगा और इस तरह आप पैसे से जीतते रहेंगे। और आपको अपने कुछ पैसे दान भी करने चाहिए। सच में वहां पहुंचकर आप महसूस करेंगे कि पैसे दान करना सबसे मजेदार काम है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि किसी जरूरतमंद की मदद करना हमेशा बहुत अच्छा लगता है, चाहे वे जाने कि यह आप थे या नहीं।
तो यह था डेव रैमसे का टोटल मनी मेकओवर। अगर आप इस वित्तीय योजना में रुचि रखते हैं तो मैं सुझाव दूंगा कि आप खुद किताब पढ़ें, क्योंकि इसमें कई उपकरण और टिप्स हैं जो आपकी व्यक्तिगत स्थिति के लिए मददगार हो सकते हैं, जिन्हें मैं इस संक्षिप्त सारांश में नहीं बता सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया या कुछ सीखा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं और भी ऐसे बुक समरी वीडियो बना रहा हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी पहले की बुक समरी की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। बस इतना ही। अगली बार तक देखने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।